हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर ज्योति कुमारी और आप देख रहे हैं गोम्स बायोलॉजी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी से नया टॉपिक वाटर एब्जॉर्प्शन एंड इट्स ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। पानी का अवशोषण और जल परिवहन पादप में कैसे होता है। तो इसको जानने के लिए हम कुछ टॉपिक्स देखेंगे, जैसे हैं पहला सॉइल वाटर, मृदा जल। दूसरा है हमारा फील्ड कैपेसिटी, क्षेत्र क्षमता। तीसरा टॉपिक है हमारा साइट ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन, पानी अवशोषण होने का जो जगह होती है, साइट होती है, उसके बारे में हम जानेंगे, कहाँ से अवशोषित होता है पानी। अगला है रूट सिस्टम, जो अपना मूल तंत्र है, उसके बारे में जानेंगे। और अगला हम जानेंगे पाथवे ऑफ वाटर मूवमेंट, किस पाथवे के थ्रू पानी का मूवमेंट होता है पादप के अंदर। सबसे पहले हम जानेंगे वाटर, सॉइल वाटर के बारे में, जिसे हम कह सकते हैं मृदा जल। जो भी पानी अवेलेबल होता है मृदा के अंदर, जो भी पानी मौजूद होता है, उससे हम बोलेंगे सॉइल वाटर या मृदा जल। सॉइल वाटर जो होता है उसके अंदर क्या है, कई प्रकार के खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ होते हैं, मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं उसमें विलायक के रूप में, सॉल्वेंट के रूप में, उस सॉइल वाटर मृदा जल के अंदर। इसके साथ ही जो ये सॉइल वाटर है वो क्या करता है, जो मृदा की संरचना है उसको बना के रखता है और ये सपोर्ट करता है कई सारे मृदा के अंदर रहने वाले सॉइल ऑर्गेनिजम्स को, कई जीव जंतुओं को जो उसके अंदर रहते हैं। तो मृदा जल की इससे हमें इंपॉर्टेंस पता चलती है। फिर हम देखेंगे कितने प्रकार के सॉइल वाटर होते हैं, मृदा जल पाए जाते हैं। पहला है ग्रेविटेशनल वाटर, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं गुरुत्वीय जल। गुरुत्वीय जल वो जल होता है जो नीचे ग्रेविटी के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा नीचे रस के, उसमें मिट्टी के कणों के द्वारा रसित होके नीचे ग्रेविटी के थ्रू नीचे चला जाता है और उन कणों के द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है। अगला होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, जिसे हम बोल सकते हैं आर्द्रताग्राही जल। ये वाटर वो होता है जिस जल को सॉइल पार्टिकल, जो मृदा के कण है, सॉइल के पार्टिकल्स हैं, जिसको वो कोट करके रख लेते हैं, उसको रोक के रख लेते हैं, मृदा के जल अवशोषित करके रख लेते हैं, उसको हम बोलेंगे हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अगला है कैपिलरी वाटर, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं केशिका जल। ये वो वाटर है जो कैपिलरी एक्शन के द्वारा, केशिका की क्रिया के द्वारा क्या होता है, इस फोर्स के द्वारा कणों के आसपास जमा हुआ रहता है, मृदा के कणों के आसपास। अगला होता है हमारा कंबाइंड वाटर, या हम बोल सकते हैं हिंदी में केमिकली कंबाइंड वाटर, जिसे बोल सकते हैं रासायनिक रूप से बंधित जो जल होता है। ये रासायनिक रूप से बंधित जल वो वाटर होता है जो सॉइल की सरफेस पे, जो मृदा का सरफेस है उसके ऊपर क्या है, एक केमिकल कॉम्बिनेशन के कारण, एक रिएक्शन के कारण उनके मृदा के सॉइल के सरफेस पे जमा हुआ रहता है। अगला होता है वाटर वेपर्स, जो वाष्पित जल होता है, वो भाप के रूप में, जो अनकंबाइंड वाटर के फॉर्म में क्या है, मॉइस्चर के फॉर्म में, नमी के फॉर्म में सॉइल में रहता है, भाप के फॉर्म में। फिर हम अगली टर्म जानेंगे फील्ड कैपेसिटी, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं क्षेत्र क्षमता। इसको जानने के लिए हम ये जानते हैं कि जो कैपिलरी जल है, हाइग्रोस्कोपिक जल है, साथ में केमिकली कंबाइंड वाटर और वाटर वेपर जो वाष्पित जल है, ये सारे जल मिलके क्या है, फील्ड कैपेसिटी बनाते हैं, हमारी क्षेत्र की क्षमता बनाते हैं, पूरे सॉइल के अंदर जो मेन पानी जमा हुआ रहता है उसको बनाते हैं। इसके अलावा इसमें से ग्रेविटेशनल वाटर को हटा दिया गया है, गुरुत्वीय जल जो है उसको हटा दिया गया है, क्योंकि ये जल क्या है, मिट्टी द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है, वो सीधा नीचे जमीनी के जो ग्राउंड वाटर है उसमें चला जाता है, वो मिट्टी के कणों द्वारा अवशोषित नहीं होता है। साथ ही एक रन ऑफ वाटर होता है, जो क्या है, जैसे ही पानी मिट्टी के ऊपर पड़ता है वो वहां पे रहता नहीं है और बह जाता है, जो किसी नदी नालों में जाके मिल जाता है, तो वो उसको भी हम इस फील्ड कैपेसिटी के अंदर, जो क्षेत्र क्षमता है उसके अंदर नहीं मानते हैं। तो ये वो वाटर है जो बचा हुआ रहता है सॉइल के अंदर, मृदा के कणों के अंदर जो बचा हुआ रहता है और कणों द्वारा रोका जाता है या अवशोषित किया जाता है। अगली टर्म हम जानेंगे विल्टिंग कोफिशिएंट। विल्टिंग कोफिशिएंट को हिंदी में बोल सकते हैं गलनांकता गुणनांक। जो ये विल्टिंग कोफिशिएंट है वो शो करता है परसेंटेज ऑफ वाटर लेफ्ट एट द टाइम व्हेन प्लांट परमानेंटली विल्ट। जब पौधा पूरी तरीके से मुरझाने की परिस्थिति में होता है, उस टाइम पे जो परसेंटेज है
पानी की मिट्टी के अंदर बची हुई रहती है, उस पानी की जो मात्रा है, परसेंटेज है, उसको हम क्या बोलेंगे, विल्टिंग कोएफिशिएंट। जब पौधा पूरी सूखने की परिस्थिति में, विल्ट का मतलब है मुरझाने की परिस्थिति में होता है, पूरी तरीके से मुरझा चुका होता है और वापस क्या है, वो जीवित परिस्थिति में नहीं आ सकता है, परमानेंटली क्या है, मुरझा चुका है। उस कंडीशन में जो पानी का परसेंटेज मौजूद होगा सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर, उसको हम बोलेंगे विल्टिंग कोएफिशिएंट। अगली इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो पूछी जाती है एग्जाम्स में, कई टाइप के, बोर्ड एग्जाम्स में, कॉलेज एग्जाम्स में भी, और कई सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो है होलार्ड। होलार्ड क्या होता है, जो टोटल वाटर प्रेजेंट होता है, पूरी जो पानी की मात्रा है जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, मृदा के अंदर प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे होलार्ड। फिर अगली टर्म आती है क्रैशार्ड। क्रैशार्ड वो वाटर है जो प्लांट के द्वारा अवशोषित किया जाता है, जो प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, वो पानी की मात्रा जो इस पूरे सॉइल वाटर, जो मृदा जल था, उसमें से पौधों द्वारा, पादप द्वारा अवशोषित किया गया, प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब किया गया, उस पानी की मात्रा को हम बोलेंगे क्रैशार्ड। और ये एब्जॉर्ब होने के बाद, पानी जो पौधों द्वारा एब्जॉर्ब हुआ, उसके बाद जो पानी बचा हुआ है मिट्टी के अंदर, सॉइल के कणों के अंदर, उसे हम बोलेंगे एकार्ड। तो ये तीनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम सॉइल वाटर, मृदा जल को समझने के लिए डायग्रामेटिक वे में समझेंगे। देखिए टाइप्स ऑफ सॉइल वाटर, हमने टाइप्स में देखिए गुरुत्वीय जल, ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर, केमिकली कंबाइंड वाटर और वाटर वेपर्स। इन वाटर को समझने के लिए हम एक बार देखेंगे, ग्रेविटेशनल जो वाटर है वो क्या करता है, डायरेक्टली ये जो सर्कल बनाया है ये हमने एज ए सॉइल पार्टिकल लिए, मृदा के कण लिए हैं। इन कणों में क्या है, वो वाटर रुकता नहीं है और डायरेक्टली क्या करता है, वो रन ऑफ होके इनमें से निकल के और सीधे ग्रेविटी के थ्रू, गुरुत्वाकर्षण बल के थ्रू क्या करता है, नीचे ग्राउंड वाटर में, जो जमीनी पानी है उसके अंदर चला जाता है। तो उसको इसमें डायग्रामेटिक वे में समझने की जरूरत नहीं है। दूसरा होता है अपना हाइग्रोस्कोपिक वाटर, आर्द्रताग्राही जल। ये जो जल होता है, ये मिट्टी के कण है, इसके आसपास क्या है, अडहेर होके, उसके साथ चिपक के यहाँ पे कणों के आसपास जमा होके रह जाता है। तो इस तरह का जो पानी कणों के आसपास जमा होके रह जाएगा उसको बोलेंगे हाइग्रोस्कोपिक वाटर। नमी के फॉर्म में क्या करेगा, ये इन कणों के, मिट्टी के कणों के आसपास जमा हो जाएगा। अगला है कैपिलरी वाटर, केशिका जल। ये जल वो वाटर है जो इनके आसपास, मिट्टी के कणों के आसपास जो माइक्रोपोर्स हैं, बारीक बारीक जो छिद्र होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होंगे, इनके बीच में जो जगह प्रेजेंट होगी उसमें रुक के रह जाता है। ये वाटर इन कणों के बीच की जगहों में क्या करेगा, अवशोषित होकर रह जाएगा। तो ये, इसको बोलेंगे हम केशिका जल या कैपिलरी वाटर। ये भी मिट्टी के कणों में ठहर जाएगा। अगला है ग्रेविटेशनल वाटर, जिसके बारे में मैंने बताया कि ये मिट्टी के कणों में रुकेगा नहीं, ये सीधा क्या करेगा, यहाँ से बहकर नीचे ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, जो अपना जमीन का पानी होता है, बोरिंग के थ्रू जो निकलता है, उस पानी में ये चला जाएगा। ठीक है, तो ये होती है अपनी टाइप्स ऑफ वाटर। अपन ने सॉइल वाटर देखा, मृदा जल। फिर हम जानेंगे कि कैसे रूट सिस्टम होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। रूट सिस्टम अपना जो मूल तंत्र है पूरा, इसका जड़ होती है जो पौधे की, उसमें कैसे पानी का अवशोषित होता है, अवशोषण होता है, वाटर कैसे एब्जॉर्ब होता है, इसको जानने के लिए पहले हम जानेंगे रूट का स्ट्रक्चर, अपने मूल तंत्र का संरचना देखेंगे। तो इस तरीके से रूट का स्ट्रक्चर पाया जाता है। रूट के स्ट्रक्चर में जो सबसे नीचे वाला पार्ट, जो सबसे अंदर होता है, सॉइल के अंदर एम्बेडेड होता है, वो है रूट कैप। जो टिप होती है इसकी, उसके हम बोलेंगे रूट कैप, जो पेनिट्रेशन में, अंदर धंसने में रूट को हेल्प करती है। इस रूट कैप पे क्या है, एक छोटी सी लेयर, एक टिप पाई जाती है, जिसपे क्या है, कैप फॉर्म में यहाँ पे एक रूट कैप प्रेजेंट होगी। उसके ऊपर प्रेजेंट होंगे रेगुलरली डिवाइडिंग कोशिका, ऐसी कोशिकाएं जो लगातार क्या है, विभाजित होती जा रही हैं। उस जोन को हम बोलेंगे मेरिस्मेटिक जोन। यहाँ पे रेगुलर सेल डिवीजन चलता रहेगा, कोशिका विभाजन चलता रहेगा। इसके ऊपर का जो जोन है, वहां पे क्या है, जो कोशिका विभाजित हुई है वो क्या है, एलोंगेशन, एनलार्जमेंट और एलोंगेशन अपनी शेप साइज में इंक्रीज करेंगी और अपनी लेंथ को बढ़ाएंगी। ये एलोंगेशन जोन कहलाएगा। और इसके ऊपर जो जोन है उसमें क्या है, मैच्योर जो अपने सेल्स हैं, रूट के सेल्स, मूल के जो रूट है उसके मैच्योर सेल्स रहेंगे, जिनमें क्या है, रूट हेयर्स डेवलप होंगे।
मूल तंतु हैं वो यहाँ पे पाए जाएंगे। ये मूल तंतु ही बेसिकली क्या है, पानी को अवशोषित करने का, पानी को एब्जॉर्ब करने का कार्य करते हैं। अगर हम इसको एनाटॉमिकली डीप लेवल में समझें तो इस तरीके से देखिए, एपिकल जो पार्ट है जहाँ पे रूट केप प्रेजेंट है, इस रूट कैप पार्ट को अपन एपिकल मेरिस्टम के नाम से भी जान सकते हैं। रूट कैप के ऊपर एपिकल मेरिस्टम है। ये क्या है, एक पेनिट्रेशन के हेल्प में और अंदर रूट को अंदर जमीन में पेनिट्रेट करने में हेल्प करती है, सॉइल के अंदर। यहाँ पे प्रेजेंट होता है अपने एपिकल मेरिस्टम जो रेगुलर डिवाइड कर रहे हैं। जो बाहर की लेयर है ये अपने जोन्स हैं, जोन ऑफ एलोंगेशन, जहाँ पे सेल्स लंबाई में और चौड़ाई में बढ़ना स्टार्ट करेंगे। दूसरा जोन ऑफ मैच्योरेशन, जहाँ पे क्या पाए जाएंगे, रूट हेयर्स, मूल तंतु जो है पाए जाएंगे, जो पानी के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। अगर हम इसको एनाटॉमिकली समझे तो जब सबसे बाहरी परत है उसको हम बोलेंगे एपिडर्मिस, जो सबसे बाहरी कवरिंग बना रही है और जहां से क्या है अपने मूल तंतु जो रूट हेयर्स हैं जो निकल रहे हैं, ये लेयर है एपिडर्मिस। इसके अंदर प्रेजेंट होगी अपनी एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो है पेरिसाइकल की लेयर को कवर करेगी अंदर बाहर की तरफ से, और इस पेरिसाइकल के अंदर प्रेजेंट होंगे फिलोएम सेल्स जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। प्लांट्स के अंदर जो फूड सिंथेसाइज होता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, उसको क्या है ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो अंदर प्रेजेंट होंगे अपने फिलोएम सेल्स, और फिलोएम सेल्स के अंदर पाए जाएंगे अपने जाइलम सेल्स। जाइलम सेल्स जो है बेसिकली क्या करते हैं, पानी के एब्जॉर्प्शन करके ट्रांसपोर्टेशन का जो कार्य है, एक जगह से दूसरी जगह पानी को पहुंचाने का कार्य है, वो कौन से सेल्स करते हैं, अपने जाइलम सेल्स। तो ये जो एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच के जो सेल्स हैं वो कॉर्टेक्स रीजन बनाते हैं। इस एपिडर्मिस से क्या है अंदर एंडोडर्मिस के थ्रू, कॉर्टेक्स सेल्स के थ्रू होते हुए क्या है पानी अंदर जाता है, और सबसे पहले रूट हेयर्स द्वारा, मूल तंतु जो होते हैं उनके द्वारा पानी एब्सॉर्ब किया जाता है। तो इसके लिए हमने ये देखा, रूट सिस्टम को समझा, मूल तंत्र को। आगे हम देखते हैं कि पानी किस तरीके से मूव करता है, इसका क्या पाथ होता है, पाथ ऑफ वाटर मूवमेंट। तो सबसे पहले अपन ने देखा था स्ट्रक्चर में कि सबसे बाहर प्रेजेंट होती है अपनी सबसे बाहरी परत रूट की, वो होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में क्या है, पानी का अवशोषण होता है, किसके द्वारा, रूट हेयर्स के द्वारा, मूल तंतुओं के द्वारा। ये रूट हेयर्स के द्वारा क्या है एपिडर्मिस में पानी आता है। एपिडर्मिस को जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, ये इस पानी को आगे पहुंचाती है कॉर्टेक्स रीजन में, जो कॉर्टेक्स के सेल्स हैं। इस कॉर्टेक्स रीजन से पानी क्या है फिर आगे जाता है एंडोडर्मिस लेयर में, एंडोडर्मिस सेल्स जो होते हैं अपने उनमें, और एंडोडर्मिस सेल से पेरिसाइकल में, पेरिसाइकल से फाइनली कहाँ जाता है, जाइलम के अंदर। ये जाइलम क्या है, रूट के जो जाइलम सेल्स, जाइलम वेसल्स, ट्रैकेट्स होते हैं, वो आगे इसको ट्रांसपोर्ट करके, इसका परिवहन करके ये पहुंचाते हैं आगे कहाँ पे, इसको स्टेम के जो जाइलम सेल्स होंगे, स्टेम के जाइलम सेल्स जो है आगे लीफ के जाइलम सेल्स में, और आगे फ्रूट्स या फ्लावर्स के जाइलम सेल्स में पानी को पहुंचाते हैं। इस तरीके से क्या है अपना वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है पूरे प्लांट के पार्ट्स में होता है। अब इस पाथवे में अपन देख रहे हैं कि दो टाइप के क्या है इसमें ट्रांसपोर्टेशन बता रखा है, एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक। जब पानी क्या है अंदर प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जब पानी मूव होगा, जो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं, एक जंक्शन होती है, सेल्स के बीच में कनेक्शन होते हैं, क्या दो तरह के सेल्स हैं, उनके बीच में जब कनेक्शन होगा एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए पाथ बनेगा, तो वो किसके थ्रू बनेगा, प्लाज्मोडेस्माटा। जब प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू क्या है वाटर का मूवमेंट होगा, तो क्या होगा अपना सिम्प्लास्टिक पाथवे। और जब क्या होगा एपोप्लास्टिक पाथवे होगा, उसमें क्या होगा, जो बीच की सरफेस है, इंटर मेम्ब्रेन जो सरफेस है बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में, उस सरफेस के थ्रू जब प्लांट्स के अंदर क्या है वाटर का मूवमेंट होगा, तो यहाँ पे पाया जाएगा एपोप्लास्टिक पाथवे। तो दो प्रकार के पाथवे से पानी मूव कर सकता है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू या फिर जो बीच की मेम्ब्रेन सरफेस है, इंटर मेम्ब्रेन सरफेस है, उसके थ्रू। आगे हम जानते हैं कि कौन सी साइट पे वाटर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है, कौन सी जगह से वाटर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। जैसा कि मैंने बताया, मेन जो अपना स्ट्रक्चर है, अपने रूट का जो संरचना देखा है, उसमें जो रूट हेयर जोन है, जहां पे रूट हेयर्स प्रेजेंट होती है, मैच्योरेशन जोन के अंदर जो मूल तंतु प्रेजेंट होते हैं, ये क्या है मेन कार्य करते हैं एब्जॉर्प्शन का, ये पानी को अवशोषित करते हैं। इसके नीचे जो है, इसके नीचे रूट कैप प्रेजेंट होती है, ये पेनिट्रेशन में हेल्प करती है सॉइल के अंदर जड़ों का,
और इसके ऊपर जो प्रेजेंट है ये जो एरिया है मेच्योर एरिया, जहाँ पे एलोंगेशन हो चुकी है और सेल मेच्योर हो चुके हैं, वहां पे अपना प्रेजेंट होता है रूट हेयर जोन। मूल तंतुओं का जो एरिया है वो यहाँ पाया जाता है। ये मूल तंतु को समझने के लिए इस डायग्राम में देखिए, इस तरीके की इनकी संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है। ये ऐसे आउटग्रोथ होती है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर निकली हुई आउटग्रोथ होती है। इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं बाकायदा एक सेल वॉल, ये पूरी कोशिका भित्ति है बाहर। कोशिका भित्ति के अंदर होगी अपनी कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाएगा एक प्रॉपर न्यूक्लियस, केंद्रक और वैक्यूल रिक्टिकाएं। तो इस स्ट्रक्चर के थ्रू क्या है, वाटर एब्जॉर्ब होगा। अब आगे देखते हैं किस तरीके से एब्जॉर्ब होगा। इसको एब्जॉर्ब करने के लिए देखिए एक पूरा मैकेनिज्म होता है। देखिए यहाँ से इस डायग्राम में रूट हेयर है, यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब हुआ, ये पार्टिकल्स हैं, वाटर जो है यहाँ से एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होके इसके कोशिकाओं के थ्रू ये यहाँ पहुंचा अंदर एपिडर्मिस की जो सेल्स हैं, एपिडर्मिस सेल्स हैं, उनमें कोशिकाओं में ये पहुंचा। कोशिकाओं में पहुंच के ये जो वाटर है वो अंदर कॉर्टेक्स की जो सेल्स हैं, कॉर्टेक्स रीजन की जो सेल्स हैं, इनको पास करते हुए, इनमें ट्रेवल करते हुए पहुंचेगा अपने जो एंडोडर्मिस की लेयर है। देखिए ये एंडोडर्मिस की लेयर है, इसमें पहुंचेगा और एंडोडर्मिस की लेयर के थ्रू ये पहुंचेगा अंदर जाइलम सेल्स के अंदर। जो रूट्स की अंदर जाइलम सेल पाई जाएंगी, उनके अंदर जाइलम कोशिकाओं के अंदर जो ट्रैकिड्स और वेसल्स के थ्रू क्या है आगे जो स्टेम की जाइलम सेल्स हैं उनके अंदर पहुंचाया जाएगा, और वहां से आगे और जो प्लांट्स के पार्ट्स हैं उनमें पहुंचाया जाएगा। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है पानी का, उसको समझने के लिए क्या है, दो अपने प्रपोज किए गए हैं सिस्टम। साइंटिस्ट था एक क्रैमर नाम का, उसने क्या है दो तीन तरह के जो है अपने दो प्रकार के, क्रैमर साइंटिस्ट ने दो मैकेनिज्म शो करे हैं वाटर एब्जॉर्प्शन के, पानी को अवशोषित करने के। पहला है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं सक्रिय पानी का अवशोषण, जल अवशोषण, और दूसरा है अपना पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी में निष्क्रिय जल अवशोषण। तो इसको एक्टिव एब्जॉर्प्शन को दो प्रकार में बांटा गया, एक्टिव ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन और दूसरा है एक्टिव नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। तो एक्टिव ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन और नॉन ऑस्मोटिक दोनों को पहले अलग अलग जान लेंगे। पहले अपन देखते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द प्लांट विद द यूज ऑफ एनर्जी इज नोन एज एक्टिव एब्जॉर्प्शन। इस टाइप के एक्टिव एब्जॉर्प्शन में सक्रिय जो पानी का अवशोषण है उसमें क्या है एनर्जी की यूटिलाइजेशन होती है, और एनर्जी जो पौधों में या जीव जंतुओं में है वो किस प्रकार से एटीपी के फॉर्म में यूज की जा सकती है। एटीपी की फॉर्म में ही क्या है एनर्जी यूज होती है इन पौधों में। और जो रूट सेल्स हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन का। देख रहे हैं रूट सेल्स के थ्रू एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हुआ है। इसके अंदर जो प्लांट्स हैं वो पानी का इनटेक करते हैं एक एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके। जब एनर्जी यूज होगी तो क्या होगा एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा, जब एनर्जी यूज नहीं होगी तो क्या होगा पैसिव एब्जॉर्प्शन होगा, निष्क्रिय पानी का जल का अवशोषण होगा। इसके अंदर रूट हेयर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, रूट हेयर से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो रहा है, और इसके अंदर कई सारे ऑस्मोटिक जो फोर्सेस होते हैं जो इसके अंदर यहाँ है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ ही क्या है एनर्जी की यूटिलाइजेशन भी होती है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या है पानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, जहां पे क्या है पानी की मात्रा जहां पे सोल्यूट की मात्रा ज्यादा है, जहां पे सोल्यूट की मात्रा ज्यादा है वहां से सोल्यूट की मात्रा कम है उसकी तरफ ये मूव करेंगे। जहां पे इसमें क्या है पानी की मात्रा की कंसंट्रेशन जिधर ज्यादा है, कहाँ होगी कंसंट्रेशन, जो सॉइल वाटर है अपना मृदा जल है उसमें सॉइल में क्या है पानी की मात्रा ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में प्लांट के कंपैरिजन में। तो ऑटोमेटिकली प्लांट के अंदर क्या है उसकी कमी के कारण एक खिंचाव बनता है, और उसके कारण क्या है पानी के अंदर जो जल है वो अवशोषित होके रूट्स के थ्रू अंदर जाता है। तो यहाँ पे कई प्रकार के ऑस्मोटिक फोर्सेस जो होते हैं, परासरण दाब होते हैं, वो वर्क करते हैं, जिनमें कई सारे दाब हैं। रूट प्रेशर जो है अपना मूल दाब है, टर्गर प्रेशर है, स्पीड दाब है, डीपीटी है अपना विचरण दाब न्यूनता है, उसका भी यहाँ पे स्पेशल रोल है। तो ये सारे फोर्सेस जब इंपॉर्टेंट सारे फोर्सेस ऑस्मोटिक फोर्सेस होते हैं अपने परासरण दाब है जो काम में आएंगे, तो उस प्रकार के उसमें होगा एक्टिव ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। और जबकि जब ये सारे फोर्सेस काम में नहीं आएंगे
नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन अपना कहलाएगा। इसके अंदर क्या है, एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा, और जो एक्टिव नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन है उसके अंदर क्या है, प्लांट जो हार्मोन है जैसे कि ऑक्सिन, ये क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करेंगे, स्टार्ट करेंगे पानी के एब्जॉर्प्शन को पादप के अंदर। अगला अपना जो है पैसिव एब्जॉर्प्शन, या हिंदी में कह सकते हैं निष्क्रिय जल अवशोषण। तो इसके लिए क्या है, परासरण बल या ऑस्मोटिक फोर्सेस की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है प्लांट के अंदर, पादप के अंदर, वो किसके थ्रू होता है, ट्रांसपीरेशन पूल के थ्रू। वास्कोसर्जन खिंचाव जो होता है उसके कारण क्या है, ये पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है, जो पैसिव एब्जॉर्प्शन है, पानी का अवशोषण है, वो होता है। इसमें ट्रांसपीरेशन की जो क्रिया है वो कहाँ होती है, लीफ के सरफेसेस पे होती है जनरली। जो पौधे की पत्तियां हैं उनके सरफेस पे क्या है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, जिसके कारण क्या है, एक खिंचाव बनता है। जो रूट हेयर सेल्स है उनका इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, इंपॉर्टेंट रोल है ट्रांसपीरेशन एक्टिविटी की। और यहाँ पे क्या है, इसकी वजह से ही पूरा एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब ही होगा, लेकिन जो है खिंचाव वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा बनता है। इसकी वजह से क्या है, जो लीव्स होती हैं उनमें डीपीटी जो है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट डेवलप होगा, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं विसरण दाब अपनी न्यूनता जो है वो वहां पे डेवलप होगी, जिसके कारण जो अंदर के सेल्स हैं, अंदर की कोशिकाएं हैं, उनमें भी एक खिंचाव बनेगा। और जो अंदर की कोशिकाएं हैं उनके जाइलम जो वेसल्स हैं उनमें क्या है, मीजोफिल सेल्स की जाइलम वेसल्स में खिंचाव बनेगा, एक प्रेशर बनेगा, और ये प्रेशर क्या है, नीचे की तरफ जाता जाएगा। और इसी प्रकार से जो रूट्स की जाइलम वेसल्स है उनमें क्या है, पानी की नीड आएगी, और उसकी वजह से पानी की जरूरत, जो खिंचाव बन रहा है उसकी वजह से रूट हेयर्स क्या है, इस टेंशन के क्रिएट होने के कारण, इस खिंचाव के बनने के कारण जो जमीन में पानी में सॉइल वाटर है, मृदा जल है, उसको अवशोषित करके ऊपर लीफ के वहां तक मीजोफिल सेल्स तक पहुंचाएंगे। तो इस तरह का जो वाटर मूवमेंट है, पैसिव एब्जॉर्प्शन, वो एपोप्लास्टिक पाथवे या सिम्प्लास्टिक पाथवे या ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे, तीनों के पाथवे के थ्रू हो सकता है। जबकि जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन था वो जनरली क्या है, अपना एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो है सीधा सिम्प्लास्टिक पाथवे के थ्रू हो रहा है। अगला है ये जो वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है पैसिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू, इसमें ज्यादातर जो पानी एब्जॉर्ब होता है वो पैसिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू ही होता है। इसमें कोई एनर्जी की यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है, एटीपी रिक्वायर्ड नहीं हो रहा है पैसिव एब्जॉर्प्शन में। तो ज्यादातर जो पानी अवशोषित होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, वो निष्क्रिय जल अवशोषण के थ्रू। डिटेल में समझने के लिए हम और आगे के वीडियोज में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू एवरीवन।